भारत की राजनीति में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन बीते कुछ सालों में ये मुद्दा कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों के कारण फिर से केंद्र में आ गया है। राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं कि ईवीएम के जरिए चुनाव में वोट चोरी होती है और बीजेपी इसी माध्यम से सत्ता में बनी हुई है। उनका ये भी कहना है कि अगर भारत में चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाए तो न केवल बीजेपी चुनाव हार जाएगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सत्ता से बाहर हो जाएंगे। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि इन आरोपों के बावजूद कांग्रेस पार्टी या स्वयं राहुल गांधी ने कभी भी चुनाव आयोग में औपचारिक रूप से जाकर किसी ठोस सबूत के साथ शिकायत दर्ज नहीं कराई। बयानबाजी सार्वजनिक मंचों से होती रही, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं के सामने इन दावों को प्रमाणित करने की कोशिश नहीं दिखी। तो वहीं राहुल गांधी ने कई मौकों पर ये कहा कि ईवीएम को विपक्ष के विशेषज्ञों के सामने खोला जाना चाहिए और ये बताया जाना चाहिए कि मशीनें कैसे काम करती हैं। उनका दावा रहा है कि बिना ईवीएम के नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकते, लेकिन जब हम बीते एक दशक के चुनावी नतीजों को देखते हैं तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। कांग्रेस पार्टी 2014, 2019 और 2024 लगातार 3 लोकसभा चुनाव हार चुकी है। यही नहीं, राहुल गांधी की सक्रिय मौजूदगी और नेतृत्व के दौरान कांग्रेस लगभग 70 विधानसभा चुनावों में पराजित हुई है, जिनमें से 62 चुनाव पार्टी ने अकेले लड़े और 8 चुनाव गठबंधन के तहत लड़े गए। ये आंकड़े अपने आप में ये सवाल खड़े करते हैं कि क्या हर हार की वजह सिर्फ चुनाव प्रणाली को ठहराया जा सकता है या फिर पार्टी के भीतर संगठनात्मक और नेतृत्व से जुड़ी गहरी समस्याएं भी है। अगर हम हालिया उदाहरण की बात करें तो 2025 में गोवा में हुए जिला पंचायत चुनाव इस बहस के केंद्र में आ जाते हैं। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि यहाँ मतदान ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से हुआ था, ठीक उसी प्रणाली से जिसकी राहुल गांधी वकालत करते रहे हैं। गोवा में कुल 50 जिला पंचायत सीटों पर हुआ चुनाव, जिसमें नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में 25-25 सीटें थी। मतदान प्रतिशत 70.81% रहा, जो अब तक का सबसे ज्यादा माना गया। यानी न केवल बैलेट पेपर से चुनाव हुआ बल्कि जनता की भागीदारी भी रिकॉर्ड स्तर पर रही। ऐसे में ये चुनाव ईवीएम बनाम बैलेट पेपर की बहस के लिए एक आदर्श उदाहरण बन गया है। लेकिन जब नतीजे सामने आए तो वह राहुल गांधी के दावों के बिल्कुल विपरीत थे। बीजेपी ने अकेले 29 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी का दर्जा हासिल किया। बीजेपी की सहयोगी महाराष्ट्रीयन गोमांतक पार्टी एमजेपी ने 3 सीटें जीती। इसी तरह एनडीए गठबंधन से कुल 32 सीटों पर जीत दर्ज की गई। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी महज 10 सीटों पर सिमट गई। बाकी की 8 सीटों पर अन्य दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के खाते में गई। तो वहीं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों ही क्षेत्रों में बीजेपी ने अपनी मजबूती साबित की। यानी बैलेट पेपर से चुनाव होने के बावजूद कांग्रेस पार्टी वो प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद राहुल गांधी के बयानों से की जा रही थी। तो वहीं देखा जाए तो ये केवल गोवा तक सीमित मामला नहीं है। अगर हम देश भर में बैलेट पेपर से हुए स्थानीय निकाय, पंचायत और नगर निगम चुनावों पर नजर डालें तो रुझान लगभग एक जैसा दिखाई देता है। साल 2023 में उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनावों में बीजेपी को बहुमत मिला। शिमला नगर निगम में कांग्रेस को जीत जरूर मिली, लेकिन मिजोरम में एनएमएफ, कारगिल लद्दाख में जेकेएनसी और पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने बाजी मारी। पंजाब में नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी और बीजेपी का दबदबा रहा। 2025 में छत्तीसगढ़ पंचायत चुनावों में बीजेपी जीती। गुजरात नगर निगम चुनावों में बीजेपी ने परचम लहराया। हरियाणा में बीजेपी और निर्दलीय का प्रदर्शन बेहतर रहा। मेघालय में एनपीपी और वीपीपी को सफलता मिली। मिजोरम में एमएनएफ जेपीएम गठबंधन जीता और असम व अरुणाचल प्रदेश में भी बीजेपी को जीत मिली। अगर हम व्यापक स्तर पर देखें तो 20 से ज्यादा राज्यों में बैलेट पेपर से हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी सिर्फ 2 या 3 राज्यों में ही जीत दर्ज कर पाई, जैसे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक। बाकी ज्यादातर जगहों पर या तो क्षेत्रीय दलों को सफलता मिली या फिर बीजेपी को। इसका सीधा अर्थ ये है कि चुनाव प्रणाली चाहे ईवीएम हो या फिर बैलेट पेपर, कांग्रेस पार्टी के नतीजों में कोई बुनियादी बदलाव देखने को नहीं मिला। ऐसे में ये तर्क कमजोर पड़ता है कि कांग्रेस की हार का एकमात्र कारण ईवीएम है। ईवीएम विवाद पर एनडीए गठबंधन के भीतर से भी कांग्रेस के दावों पर सवाल उठे हैं। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि वह स्वयं 4 बार ईवीएम के जरिए चुनाव जीतकर संसद पहुंची है, इसलिए वह ईवीएम या वीवीपैट पर सवाल नहीं उठाएंगी। इसी तरह जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के सहयोगी रहे उमर अब्दुल्ला ने भी राहुल गांधी के रुख से असहमति जताई। उन्होंने कहा कि जब एक ही ईवीएम से 100 से ज्यादा सांसद जीतकर संसद पहुंचते हैं और तब उसे लोकतंत्र की जीत बताया जाता है तो हार के बाद उसी प्रणाली को दोष देना असंगत है। जीत पर ईवीएम सही और हार पर खराब, ये तर्क स्वीकार नहीं हो सकता। तो वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी चुनाव चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं
और उनके पास इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जिसे वे समय आने पर देश की न्यायपालिका और युवाओं के सामने रखेंगे। तो वहीं इस बयान पर संसद में गृह मंत्री ने भी जवाब दिया और देश भर में हालिया चुनावी नतीजों का हवाला देते हुए कहा कि जनता बार बार अपना फैसला स्पष्ट रूप से सुना रही है। चाहे महाराष्ट्र के नगर निकाय चुनाव हो या गोवा के पंचायत चुनाव, हर जगह जनता ने अपने मत से ये दिखा दिया है कि किसे चुनना है। तो वहीं इसी बीच कांग्रेस पार्टी के भीतर भी आत्ममंथन की आवाजें उठने लगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने संगठन की मजबूती पर सवाल उठाते हुए नरेंद्र मोदी और लालकृष्ण आडवाणी की एक पुरानी तस्वीर साझा की। उन्होंने कहा कि संगठन की ताकत ही होती है कि एक कार्यकर्ता जमीन से उठकर मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बनता है। ये बयान कहीं न कहीं कांग्रेस नेतृत्व को आईना दिखाने जैसा था। दिग्विजय सिंह ने यह भी कहा कि केवल प्रदेश और जिला अध्यक्ष नियुक्त कर देने से संगठन मजबूत नहीं होता जब तक नीचे की कार्यकारिणी सक्रिय न हो। तो वहीं आखिर में सवाल यही उठता है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनावी हार की वास्तविक वजहों पर विचार करने को तैयार है या फिर हर पराजय का ठीकरा ईवीएम, चुनाव आयोग और सत्ताधारी दल पर फोड़ते रहेंगे। राजनीति में जनता का भरोसा केवल आरोपों से नहीं बल्कि जमीनी काम, मजबूत संगठन और विश्वसनीय नेतृत्व से बनता है। जब तक कांग्रेस पार्टी इस सच्चाई को स्वीकार कर संगठनात्मक सुधार और जमीनी राजनीति की ओर नहीं बढ़ती, तब तक चाहे चुनाव ईवीएम से हो या फिर बैलेट पेपर से, नतीजे बदलते हुए दिखाई नहीं देते।